मैं डॉक्टर अभिलाषा शुक्ल जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके सामने उपस्थित हूँ एक लघु कथा को लेकर जिसका नाम है अकीदा। इन 3 महीनों के चलते कोविड जैसी स्थितियों में धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा था। कितने दिनों बाद मैंने अपने पड़ोसी का चेहरा देखा, वो भी दूर से दरवाजे पर खड़े होकर ऑनलाइन किराना उन्होंने बुलवाया था और वो ले रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर अपने अपने काम में लग गए। कितने दिनों के बाद आज सड़कों में लोगों की, सब्जी के ठेले वालों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था। अंतिम वर्ष के छात्रों के एग्ज़ाम की तैयारियां करनी थी। उच्च शिक्षा के नोटिस के अनुसार अंतिम वर्ष विद्यार्थियों की परीक्षा 29 जून से शुरू होनी है। ये सोचकर मैंने उन्हें फ़ीस की भुगतान की सूचना दी व साथ में हिदायत दी कि आपको कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है, समय से अपनी फ़ीस जमा कर दें। ये पोस्ट मैंने बच्चों को शेयर की व जल्दी से अपने घर के काम निपटाने में लग गई। तभी मेरे बच्चे ने कहा, माँ क्या नाश्ता तैयार है? मैंने कहा हाँ नाश्ता बना रही हूँ। मम्मा क्या बना रही हो? मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारी पसंद के मूंग के चीले व टमाटर की चटनी बनाई है, खाओगे? बहुत टेस्टी है। वाह बड़ा टेस्टी है मम्मा, मूंग का चीला व टमाटर की चटनी। अच्छा वो सब तो ठीक है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है, ज़रा गाड़ी बाहर निकालो जल्दी से। आज कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मुझे बच्चों के साथ करानी है। उन्हें नेहरू केंद्र से जोड़ना है क्योंकि उससे उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और शायद उस सर्टिफिकेट से उन्हें कुछ जॉब में हेल्प मिले। ये कहते कहते मैं सीढ़ियाँ उतरते जा रही थी। तभी मुझे मेरे बेटे ने कहा कि माई आपकी गाड़ी बाहर निकाल दी है। जब भी मुझे मेरा बच्चा माई कहता है तो मेरा दिल जो है अंदर से गदगद हो जाता है, क्योंकि आज के समय में माई जैसा, माँ जैसा, अम्मा जैसा शब्द सुनने को बहुत कम मिलता है। कॉलेज में गाड़ी खड़ी की थी कि स्टूडेंट दौड़कर मेरे पास आ गए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपने वो नेहरू युवा केंद्र व आरडी परेड की प्रैक्टिस को देखने के लिए कहा था। अरे हाँ वो तो मुझे याद है और वो मैं देखूंगी भी, पर सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की क्लास तो ले लूँ। अभी वो छोटे ही हैं, सीधा स्कूल से आए हैं, उन्हें ठीक से हैंडल करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें बार बार उन्हें समझानी पड़ती हैं, उन्हें बहुत केयर करनी पड़ती है। फिर जब वो तुम्हारे जैसे फाइनल की क्लास में पहुंच जाएंगे तो उतना ज़्यादा उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तभी मेरे स्टूडेंट ने कहा, ओह मैम आप कितना चिंता करती हैं बच्चों की, कितनी फ़िक्र करती हैं हम सब बच्चों की। अरे हाँ भाई, मैंने कहा क्यों ना करूँ, आखिर बच्चे ही तो हैं। मुझे अपने बच्चे या घर के बच्चे या तुम स्टूडेंट्स को, कोई भी मुझे बच्चों में फ़र्क नज़र नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लास में, आप लोग 3 बजे ग्राउंड में मिलना, आरडी परेड की प्रैक्टिस करानी है। ओके मैम। घर पहुँचते ही देखा कि मेरा बेटा जो है मैगी का पैकेट लेकर खोलने ही जा रहा था कि मैंने उसे रोका। मैंने कहा अरे रुको, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे लिए गरम रोटियाँ बना देती हूँ, पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, गरम रोटियों के साथ खाओगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। रोटियां सेकते सेकते सोच रही थी कि घर में बच्चे, कॉलेज में बच्चे, वाह क्या जीवन है। सोचती हूँ मुझे ईश्वर हर जन्म में शिक्षक ही बनाए व ऐसे ही बच्चों से मैं घिरी रहूँ, उनके लिए कुछ न कुछ काम करते रहूँ। रात्रि में जब मैं अपने बेड पर गई व मोबाइल खोला तो देखा, जिसे देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा जो पोस्ट मैंने स्टूडेंट को डाली थी और जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि परीक्षा का समय नज़दीक है, जिन बच्चों ने अपनी फ़ीस जमा नहीं की है कि अपनी फ़ीस जमा कर दें।
मुझे पढ़कर बड़ा झटका सा लगा, दुख हुआ, क्योंकि उस पोस्ट की वो लाइनें ब्लैक कर दी गई थी जिस पर लिखा था आपको अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है। टैग कर बच्चों ने प्रशासन को शिकायत कर दी। मैं जड़सून हो गई, सोचने लग गई कि क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए मैं रात दिन एक कर एक्स्ट्रा समय देकर इनको पढ़ाती हूँ, नोट्स बनाकर देती हूँ, वीडियो के माध्यम से इनकी सारी परेशानियों को सॉल्व करती हूँ। आज वो ही बच्चे मेरे लिए ऐसा भी कर सकते हैं। मैं बार बार उस एडिट की हुई पोस्ट को पढ़ रही थी। मेरी आंखें उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी कि ये बच्चे, ये समझदार स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं, या उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वे हाईलाइट होना चाहते हैं, या ऐसा करके लोगों की सहानुभूतियाँ बटोरना चाहते हैं। अरे हाँ, ये वही बच्चे हैं जो अपनी नोट्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए दौड़कर मेरे पास आते थे। आज वही बच्चे मेरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्रश्न अभी भी मेरे दिमाग में यूं ही चल रहा है, बल्कि प्रश्न चिन्ह बनकर मेरे मानस मन में उमड़ घुमड़ कर सामने आ रहा है। मैं अपनी कथा में आप सभी का ध्यान आकर्षित कर इसे आप पर ही छोड़ रही हूँ, या यूँ कहूँ कि प्रश्न चिन्ह के रूप में आपको दे रही हूँ, इस उम्मीद, इस अभिलाषा से कि क्या सच है क्या गलत। सूरज राय सूरज की दो पंक्तियाँ मुझे इस वाक्य से याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के दौर में रिश्ता परस्त कोई नहीं, आज के दौर में रिश्ता परस्त कोई नहीं, जानकर भी जो मैं लुटा, जानकर भी जो मैं लुटा, किसकी गलती। मैं श्रीमती सीमा रानी प्रधान। लघु कथा का शीर्षक विरासत। रीमा को आज एक साहित्यिक संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। यह सम्मान समारोह नगर के टाउन हॉल में रखा गया है। ऐसे तो काव्य पाठ के लिए उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन यह पुरस्कार उसके लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। उसके आदर्श लेखक की स्मृति में यह पुरस्कार उसे दिया जा रहा है। आज उसे बहुत खुशी की अनुभव हो रही है। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, उसे जल्दी पहुंचना भी है और उससे कोई काम भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मन का सैलाब अभी उमड़ पड़ेगा। चुपचाप वो कोने में जाके बैठ जाती है, कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेती है और सोचने लग जाती है कि इस शहर पे जब वो नई नई आई थी कोई पहचान नहीं। कविता तो लिखती थी लेकिन कभी मंच पर नहीं चढ़ी। ऐसे ही समारोह में शहर के प्रतिष्ठित लघु कथा लेखक डॉक्टर नवल किशोर जी से उसकी मुलाकात हुई। नाम चीन लेखक का बेहद सरल, सौम्य, सहज व्यवहार देख के वो गदगद होकर घर लौटी थी। और कुछ दिन के बाद अचानक से उसके पास फ़ोन आता है। उधर से नवल किशोर जी बोलते हैं, बेटा रीमा, कल तुम काव्य पाठ पे आ रही हो ना? वो मना करने ही वाली थी, मैं करती बस रह गई। उधर से नवल किशोर जी कह रहे थे कि तुम बेहद भावुक और सरल हो, तुम्हारी कविता भी जानदार होगी, डरना मत, मैं हूँ ना। और बहुत डरते डरते पहली बार काव्य पाठ की थी मंच पर। और तब और आज का सफ़र वो देखती है। उनके प्रभाव में आकर वो लघु कथा लिखने लगी। और अचानक तभी फ़ोन की घंटी बजती है। आयोजक महोदय का फ़ोन आता है, मैडम आप कब आ रही हैं? पूरा शहर आपको सुनने के लिए उमड़ पड़ा है। आप हमारे शहर के प्रतिष्ठित लघु कथा लेखक डॉक्टर नवल किशोर जी के विरासत जो संभाल रही हैं। धन्यवाद। Myself प्राची अनर्थ, I am from रायपुर। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दुख। एक बार मेरी छोटी सी बेटी की भावनाओं ने मुझसे एक छोटा सा प्रश्न किया कि माँ, दुख क्या होता है? मैंने थोड़ी देर सोचकर उसे जवाब देने का प्रयास किया। उसके प्रश्नों को मैंने एक बार हल करने का प्रयास किया। इसीलिए मैंने कुछ पल सोचकर उत्तर दिया कि किसी की पीड़ा, व्यथित भावनाओं को समझना व अंतर्मन की सोच को समझना ही शायद दुख होता है। जिस प्रकार प्रसन्नता को हम मुस्कुराहट के साथ व्यक्त करते हैं, किसी की खुशी में हम खुश होकर खुशी को प्रकट करते हैं, ठीक उसी प्रकार दुख को प्रकट करना उतना आसान नहीं होता है। दुख को समझने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे, शायद यही मेरा दुख था। फिर भी मैंने अंतिम प्रयास के रूप में
उसे एक प्रश्न किया कि बेटा दुख को हम किस प्रकार से लिखते हैं। उसने मुझे दुख को लिख कर बताया कि माँ दुख इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतिम प्रयास के रूप में मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि बेटा जिसमें वह दुख ही क्या जिसमें दो आंसू ना हो, और यही शायद दुख होता है। धन्यवाद। नमस्कार। छत्तीसगढ़ मित्र द्वारा आयोजित माधवराव सप्रे वेबिनार में मुझे अवसर देने के लिए डॉक्टर सुधीर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मंगलसूत्र। झोपड़पट्टी के नजदीक समाज सेविका मनोरमा की गाड़ी रुकी। गाड़ी को बच्चों ने घेर लिया। खबर हर झोपड़ी तक पहुंच गई, मनोरमा ताई आई हैं। औरतें झोपड़ों से निकल उनके संग संग चलने लगी। बहुत बुरा हुआ ताई, मंदा का मर्द नाले में ही गिर के मर गया। बहुत दारू पियला था, पांव फिसल गए नाले में। वे मंदा की झोपड़े के सामने खड़ी हो गई। मंदा चूल्हे पर भात पका रही थी। बच्चे थाली लिए बैठे थे। कैसी है मंदा? आज मैं तेरे लिए ही आई हूँ, तेरे पति के मरने की खबर सुनकर। देख, शहर के बड़े सेठ जी ने तेरे लिए मदद भेजी है। फैक्ट्री में काम भी दिला दूंगी तुझे। कहते हुए उन्होंने रुपयों से भरा लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। मंदा खड़ी हुई, उनके पैर छुए। बहुत दया है आपकी ताई, पर मेरे मर्द के मरने के बाद मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। कमाती ना मैं बिल्डिंग में झाड़ू पोछा बर्तन करके। हाँ, पर उतने में तेरा गुजारा कैसे होगा? 3 बच्चे हैं तेरे, पति की कमाई भी तो अच्छे से होगा ताई। पहले भी होता था ना। मर्द तो अपनी कमाई दारू में उड़ा देता था। उल्टा रोज मारता था मुझको। आधी आधी रात तक गाली गलौज, उठा पटक। एक रात भी चैन से नहीं सोई। वे मंदा के चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं स्पष्ट देख रही थी। सहसा मंदा ने बेटी को आवाज दी, रे छन्नो, ताई के लिए गिलास में लिमका ला। बड़ी बोतल मंगाई है ताई। बच्चे तरस गए थे। तीनों की किताब कॉपी भी खरीद ली मंगलसूत्र बेचकर। मंदा उनके नजदीक आकर फुसफुसाई, बहुत चुपता था ताई, मंगलसूत्र। शुक्रिया। मेरा नाम श्रीमती रोसमीना कुजूर, शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है घर वापसी। माया के पैरों में जैसे आज पंख लग गए थे। वह अपने घर के काम बड़ी खुशी और उत्सुकता से कर रही थी। उसने अपने पति कुंदन के मनपसंद व्यंजन और सब्जी बनाए थे और वह थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने रूप को निहारते हुए कहती है कि हे मेरे लाल, जब तू इस दुनिया में आए तो तेरे पिता तुझे गोद में उठा ले। मैं यही तो चाहती थी। उसके बाद उसने सुना कि दरवाजे पर खटखटाने की आहट हुई। उसके कदम बाहर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तभी बाहर कुंदन का मित्र चंदन खड़ा था और उसके हाथ में एक अस्थि कलश लाल कपड़े से लिपटा हुआ था। वह उसके सास ससुर से मुखातिब था। उसने देखा कि चंदन जैसे ही उसके बाबूजी की ओर वह अस्थि कलश बढ़ाता है, उसकी सास मेरा बच्चा कहते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। और तभी चंदन कहता है कि आपके लाल ने बड़ी वीरता से सीमा पर लड़ाई लड़ी। उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। और तभी वह माया की ओर देखता है और कहता है कि अंतिम बार कुंदन ने कहा था कि भाभी जी से कह देना कि मैं कहीं नहीं गया, मैं उसके पास ही हूँ और जल्द ही मेरी घर वापसी होगी। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अलका तिवारी, शोधार्थी, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। मेरा विषय है हिंदी साहित्य के अंतर्गत ई-पत्रिकाओं का अवलोकन। पत्र पत्रिकाओं का हमारे जीवन और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग में जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन और वाद छिड़े, वे सब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विकसित हुए। न जाने कितने महत्वपूर्ण साहित्यकार, आलोचक, संपादक
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही प्रतिष्ठित हुए। उदाहरण स्वरूप भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधवराव सप्रे, शिवपूजन सहाय, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर धर्मवीर भारती को देखा जा सकता है। साहित्य के अंतर्गत ई पत्रिकाओं को सामान्य रूप से परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जो पत्रिका कंप्यूटर पर लिखी जाती है और कंप्यूटर पर ही पढ़ी जाती है उसको जाल, नियतकालिक या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका अथवा ई पत्रिका कहकर संबोधित किया जाता है। ई पत्रिकाएं भी मुद्रित पत्रिकाओं की भांति दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक होती हैं तथा इन पत्रिकाओं का भी संपादक होता है या संपादन मंडल भी होता है। आज ई पत्रिकाएं साहित्य में दो रूपों में उपस्थित हैं। एक तो वे जो विशुद्ध रूप से साहित्यिक ई पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन, लेखन, मुद्रण और पाठन सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। दूसरी वे जिनका संपादन मुद्रित रूप में होता है और पीडीएफ के रूप में उनका ई संस्करण भी पाठकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हंस, कथादेश, तद्भव, वागर्थ, नया ज्ञानोदय, बनासजन, रचना समय जैसी तमाम साहित्यिक पत्रिकाएं आजकल मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में हमारे सामने उपस्थित हैं। इस समय सैकड़ों की संख्या में ई पत्रिकाएं निकल रही हैं। प्रवासी भारतीय लेखिका पूर्णिमा बर्मन द्वारा संपादित अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका मानी जाती है। दूसरी तरफ ई पत्रिका रचनाकार यह दावा करती है कि वह हिंदी की पहली इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है। कविता कोश, हिंदी नेस्ट, अनुभूति, संवाद, समालोचन, जानकी पुल, हस्ताक्षर, जनकृति, वांग्मय, हाइकू दर्पण, हिंदी साहित्य, हिंदी कुंज, निरंतर, काव्यालय, प्रतिलिपि, अपनी माटी, हमरंग और कंचनजंघा हिंदी की कुछ चर्चित ई पत्रिकाएं हैं। इसी संदर्भ में उर्दू साहित्य की ई पत्रिका रेखता की चर्चा आवश्यक है। रेखता ने एक साथ 3 लिपियों उर्दू, हिंदी और रोमन में उर्दू साहित्य का डाटाबेस बनाया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ई पत्रिकाओं पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि ई पत्रिकाएं कहीं ना कहीं मुद्रित साहित्यिक पत्रिकाओं को विस्थापित कर रही हैं। साथ ही इन पत्रिकाओं की साहित्यिक सामग्री पर भी समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। इस संदर्भ में शंभुनाथ जी कहते हैं, मुद्रित साहित्यिक पत्रिकाओं और ई पत्रिकाओं में कोई विरोध नहीं है। निश्चय ही साहित्य की मुद्रित और ई पत्रिकाओं दोनों की कई साझी समस्याएं हैं और ये एक ही नदी के 2 किनारों की तरह हैं। आज जबकि तकनीकी दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर है, ऐसे में ई पत्रिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सबसे बड़ी बात तो है कि ई पत्रिका कम खर्च और कम संसाधनों से भी निकाली जा सकती है। दूसरे इसके रख रखाव व सुरक्षा की व्यवस्था में ना के बराबर समर्थ लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ई पत्रिकाएं साहित्य के प्रति युवा पीढ़ी को ज़्यादा जोड़ने में सक्षम हो रही है। आज जबकि संपूर्ण विश्व महामारी की चपेट में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे में तकनीकी हम सबका बहुत बड़ा संबल बनी हुई है। इस समय ई पत्रिकाएं सृजन और साहित्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ई पत्रिकाएं और भी सशक्त और मुखर हो साहित्य में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा। मेरे कहानी का शीर्षक है सैनिक। कोई कितना मूर्ख हो सकता है, कितना हठी। सैनिक अपनी बीवी के बारे में अक्सर यही सोचता। बीवी नादान थी, अपने पति की आमद पर इतनी खुश थी कि अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर सैनिक पूरे 1 साल बाद लौटा था। बीवी उसे रोज नए पकवान बनाकर खिलाती, उसे ऐसे निहारती थी मानो उसे अपनी आंखों में छुपा लेगी। उसकी दाढ़ी से भरे खुरदुरे गालों को ऐसे छूती जैसे वही उसका ब्रह्मांड हो।
और उसकी हर मुस्कान पर न्योछावर हो जाती। रोज उसके साथ मंदिर जाती और माथा टेक कर जाने क्या मांगा करती थी। 1 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं। आखिर उसके पति के वापस फौज में लौटने का दिन आ गया। जैसे जैसे जवान ने सामान बांधना शुरू किया, बीवी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे एडमिट करना पड़ा। जवान ने उसे अपने माँ बाप और भाई के सहारे छोड़कर गांव से विदा लिया। वो बस स्टैंड में खड़ा सोच रहा था कि मुझे अपने देश और देश के एक एक नागरिक की रक्षा करनी है। मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। तभी उसका भाई आया और उसने कहा कि भाभी की हालत बहुत खराब है। दोनों भाई जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा स्थिति बहुत गंभीर है। जवान जल्दी से अपनी बीवी के करीब गया और उसके कानों में कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहूंगा। रात भर वो उसकी गर्म हथेलियों को थामे उसके सिरहाने बैठा रहा। पता नहीं उसकी बातों का असर था या स्पर्श का, पर जवान ने आखिर एक और जान बचा ही ली। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है सहेलियों की सफर। कुछ दिन पहले की बात है। 5वीं कक्षा के छात्र समय अपने माता पिता और भाई के साथ वो भ्रमण यात्रा हेतु निकलती है। और जब वो भ्रमण यात्रा के बाद वहाँ घूम करके वापस आती है तो अपने शहर रायपुर में अपने सहेलियों के साथ मिलती है। उनकी सहेलियाँ रहती हैं खुशबू, रंजना, शिल्पा, और उन सबको बताने के लिए बड़ी उत्सुक है। अपने घर के बगीचे के दीवार पर वो सुंदर अपने वृतांत की जितनी चीज़ें देखी हैं उसे बड़े मनोयोग से, रुचि से दीवार पर देखती है। जैसे लाल किला है, ताजमहल है, रेल का इंजन, डिब्बा और बड़े उछल करते हुए अपने दोस्त सहेलियों को बता रही है कि ये रेल का इंजन है, इससे गाड़ी चलती है, ये डिब्बे में बैठ करके गए। और उसके बाद हम आगरे का ताजमहल देखे जिसे शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद वो दिल्ली का बताती है कि ये हमारे भारत की राजधानी है और ये लाल किला है, यहाँ झंडा फहराया जाता है, ये कुतुब मीनार है। इस प्रकार से वह अपनी रुचि से सारी बनाए हुए चित्रों को समझाते हुए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करती है। अपने मित्रों के, अपनी सहेलियों को अपने मन की सारी बातें बता करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करती है। तो जो उसका वर्तमान होता है बालक का, जो वही उसका उज्जवल भविष्य बनाता है। और इस प्रकार से वह कोई सारी बातें बता करके बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रही है। इससे हमको इस कहानी से ये मोरल मिलती है कि बालक के मनोबल को हमें बढ़ाना चाहिए और उसको अच्छे से प्रदर्शित करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।